हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग ना यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स करने वाले हैं। तो आपकी जो बुक है उसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने नहीं बोला है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने बोला है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला आपसे? देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे उसमें इंड एस वगैरह भी मुझे कवर करने थे, बट यहाँ पर हम केवल एएस 3 को ही कवर करते हुए चलेंगे। और एएस 3 को जब हम कवर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर हमारे पास जो कैश फ्लो होता है वो 3 मेन एक्टिविटीज से होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी और आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो ना मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए स्क्रीनशॉट्स लेकर आई हूँ हमारे नोट्स में से। तो नोट्स के थ्रू यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार ही सिखाऊंगी कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, और फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर ऐसे तो वैसे क्वेश्चन जो हमारे पास में अब कैसे आएंगे, उनको पार्ट्स में डिवाइड कर कर आएगा। बट अगर मेरा कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है, राइट, तो फिर कोई भी न्यूमेरिकल बने मैं आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। सो दैट्स व्हाई उस बेसिस पर मैं आपको आज की क्लास पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे ना यहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसा कुछ देखते हैं और वो डर जाते हैं कि अरे ये तो बहुत टफ आया होगा। नाउ आई विल बी टीचिंग यू, ओके, एंड यू विल फील कि अच्छा ये तो काफी इजी था, सिर्फ हवा बनती है कुछ चीजों की, तो ये वैसे है। ओके, सबसे पहले अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, ऑफ कोर्स उसके लिए तो आपको मेरी क्लासेस देखनी पड़ेंगी। एक होता है ऑपरेशंस, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है फाइनेंस। ये 3 टर्म्स होती हैं हमारे पास में। फाइनेंस होता है कि जब मेरी बिजनेस को कैपिटल चाहिए। अब बिजनेस कैपिटल कैसे लेगा? या तो अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट वगैरह में बेच दे, या किसी को भी बेच दे अपने शेयर्स को, अपनी शेयर होल्डिंग को, तो इसको फंड्स मिल जाएंगे। या तो फिर यहाँ पर कोई लोन ले ले, डेट ले ले, राइट। तो ये होता है फाइनेंस से रिलेटेड। फिर होता है एक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है कि मुझे या तो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, पीपीई, राइट, या तो इसको खरीदना है, बाई करना है, या तो इसको सेल करना है। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आता है। व्हाट इज ऑपरेशन? देखो, मेरे पास में एक बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी शर्ट्स। तो अगर क्लोथ के लिए मैं रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ या टी शर्ट्स को बेच रही हूँ, वो मेरे कोर ऑपरेशंस का हिस्सा है और ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में रॉ मटेरियल अगर मैंने प्रोक्योर करा है तो मेरे पास एक इन्वेंट्री बनेगी, मैंने सेल करा है तो मेरे पास से कोई सामान जाएगा, ऑपरेशन एक्टिविटीज का पार्ट है। अब आ जाओ, अब हमें ना क्या दिया होता है एग्जाम में, कुछ इस तरीके से चीजें दे रखी होती हैं। एक सेकेंड रुको, पहले इसको हटा देते हैं। हाँ, अभी देखना, देखो बैलेंस शीट दे रखी है इन्होंने और बोला है कि इस बैलेंस शीट से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अपना बनाना है। अब इन्होंने क्या क्या चीजें दे रखी है? इन्होंने पहले आपकी इक्विटीज एंड, देखो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दिखती है। अब इसमें इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज की बात होती है। अब आपको पता है बैलेंस शीट इक्वेशन क्या कहती है? बैलेंस शीट इक्वेशन कहती है कि एसेट्स एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स कैपिटल। ओनर कौन होगा? जो शेयर होल्डर्स होते हैं, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो इन्होंने जो कैपिटल दिया है उसको भी हम लाइबिलिटी में लेते हैं। सो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर के फंड होते हैं, जो शेयर होल्डर्स ने शेयर्स खरीदे। अब उन्होंने शेयर कैपिटल हमें दिया होगा, राइट, वो शेयर्स खरीदने के लिए कुछ पैसा दिया होगा, वो आपको इन्होंने 2015 का और 2014 का दे रखा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है वो डाल देते हैं हम। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जो 1 साल से ज्यादा के लिए मेरे पास है, जैसे बैंक का लोन हो गया तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का हिस्सा हो गया। करेंट लाइबिलिटीज जो मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ज्यादातर रिलेटेड होता है, ज्यादातर, और यहाँ पर हमारे पास 1 साल से कम का होता है, जैसे ट्रेड पेबल। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था किसी सप्लायर से और वो उधार पर खरीदा। I have borrowed the raw material from somebody or I have done trade on credit, so I have to pay them back. So वो अमाउंट मेरे पास 45,000 50,000 है। देन आता है OCL, अदर करेंट लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर एग्जांपल, जिसमें कि आई हैव टू पे रेंट। अब हमारी टर्म है कि 1 साल का रेंट में एक साथ बाद में लास्ट में पे कर दूंगी, तो आउटस्टैंडिंग रेंट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, यहाँ पर आई हैव मेड फ्यू प्रोविजंस बिकॉज मुझे डर है कि कुछ लॉस हो सकता है,
तो अपने कैपिटल का एक हिस्सा मैंने प्रोविजनिंग कर कर रख दिया अलग से, ये सब बन गई करंट लाइबिलिटीज। सो टोटल मेरे पास में लाइबिलिटीज इतनी होती है। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी बराबर होना चाहिए, तो इतने ही एसेट्स होने चाहिए। बट लेट अस सी कौन कौन से एसेट्स है। सबसे पहले नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास है। फिक्स्ड एसेट में भी अब अलग अलग तरह के एसेट्स होते हैं। फ्यू जिनको मैं टच कर सकती हूँ, मेरी मशीनरी टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मेरी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जिनको मैं टच नहीं कर सकती। इंटेंजिबल एसेट्स पर अमोर्टाइजेशन लगता है और टेंजिबल पर डेप्रिसिएशन लगता है, ये भी याद रखना। आपके बाकी एग्जाम मतलब बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए समझाया। तो इंटेंजिबल और टेंजिबल दो तरह के एसेट्स हो गए मेरे पास। फिर आती है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कर रखी है। ओके, तो यहाँ पर मान लो मैंने कोई शेयर खरीद लिया या म्यूचुअल फंड खरीद लिया, कोई एफडी बनवा ली, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स जो कि हमारे शॉर्ट टर्म के लिए, एक साल के लिए, जैसे मेरी इन्वेंट्री, एक साल के अंदर अंदर तो मुझे अपना सामान बेचना ही होगा, चाहे रॉ मटेरियल है तो उसको प्रोसेस कराना होगा। इन्वेंट्री बहुत डिटेल में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में पढ़ी हुई है। ट्रेड रिसीवेबल, जैसे मैंने रॉ मटेरियल उधार में खरीदा, आई वुड हैव सोल्ड माय ओन प्रोडक्ट्स आल्सो ऑन क्रेडिट, राइट? सो देयर विल बी सम डेटर्स जो कि मुझे पे करेंगे। सो ट्रेड रिसीवेबल्स जैसे मेरे बिल्स, इनवॉइसेस हो गए। फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स आल्सो कम अंडर करेंट एसेट्स। कैश तो हमें पता है, कैश हो गया करेंसी हमारे हाथ में और हमारे बैंक अकाउंट में। कैश इक्विवेलेंट डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, आपके पास में आपके ये चेक बुक हो सकती है, चेक्स आपको किसी से रिसीव हुए हैं, राइट? तो कैश इक्विवेलेंट ये हमारे बन जाते हैं। सो टोटल हमारे पास में ये कितना होना चाहिए, जितने हमारे एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हमारी इक्वल होती हैं, राइट? चलो अब नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट क्या है? एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर हमारा इकोनॉमिक यूजर, जो अपने डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस यहाँ पर लेगा, उसके लिए जो डिस्क्लोजर्स हमें करने हैं, दैट कम्स अंडर नोट्स टू अकाउंट। अब यहाँ पर बहुत सारे होते हैं ना, जैसे मेरे पास में कोई इमटेरियल, मटेरियल इंफॉर्मेशन है, इमटेरियल नहीं होनी चाहिए, ऑफ कोर्स मटेरियल दैट इज सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर किसी शेयर होल्डर के डिसीजन को बदल सकती है। तो अब यहाँ पर इन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल आपको बता रखा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस में भी आपके पास में बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपको बता रखे हैं कि हमने कुछ प्रपोज डिविडेंड की तरफ कर रखे हैं, जो हमने प्रोविजनिंग की है कि हम इतना डिविडेंड यहाँ पर पे करेंगे, और कुछ अमाउंट यहाँ पर हमारे पास में प्रोविजन हमने टैक्सेशन की तरफ की है। टैक्सेशन में क्या होगा, देखो अब डिविडेंड देने के लिए प्रपोज किया होगा, वो इतना अमाउंट हो गया। प्रोविजन जो टैक्सेशन के लिए है वो यहाँ पर इतना हो गया। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास टेंजिबल एसेट्स, इक्विपमेंट्स और फर्नीचर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो भी इन्होंने बता रखा है। फर्नीचर आपको पता है ना, किसी भी अगर बैंक का लोगे या कहीं का भी फर्नीचर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो फिक्स्ड एसेट का हिस्सा होता है, वंस दे परचेज इट एंड यूज इट ओवर द इयर्स। फिर यहाँ पर इक्विपमेंट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में इनका पेटेंट है। कैश में इन्होंने कैश बता रखा है कितना है, बैंक बैलेंस बता रखा है कितना है, ठीक है। अब हमें बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में 3 पार्ट्स में पूछी जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू मस्ट नो कि कहां से पूछ रहे हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं। डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, कोई पैसा तो दे नहीं रहे, मशीन ही अपने आप धीरे धीरे खराब होती जा रही है, कोई अलग से किसी को, यू आर नॉट पेइंग फॉर द डेप्रिसिएशन, राइट? सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो हमारे पास में जो हमारा प्रॉफिट हमने दिखाया है उससे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, बिकॉज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश की बात कर रहे हैं, केवल और केवल कैश, ठीक है। हम इससे ज्यादा कोई बात नहीं कर रहे। तो अगर कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस हमने शो किया है, सो वी हैव टू एड इट बैक टू द प्रॉफिट। अगर हमने किसी भी नॉन कैश फ्लो के बारे में बात की है तो हमें इसे वापस ऐड करना होगा हमारे किसमें, जो भी हमारी एक्टिविटीज रहेंगी कैश फ्लो की। ओके, समटाइम्स इंग्लिश हिंदी में ना मेरा कंफ्यूजन हो जाता है। चलो, तो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
वो हमें यहाँ पर बता रखा है इन्होंने 2,70,000 का है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारे पास में यहाँ पर इन्होंने बोला 2,70,000 रुपए का होगा, फाइन। अब यहाँ पर प्रोविजनिंग हमें करनी है, तो प्रोविजनिंग डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, पेटेंट रिटन ऑफ और लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, ये कितना हुआ हमारे पास में। यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो हमने इक्विपमेंट पर, फर्नीचर पर लगाया। पेटेंट मैंने बताया अमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल एसेट का, जैसे डेप्रिसिएशन होता है आपका टेंजिबल एसेट का, तो इसको भी ऐड करोगे। और सेल ऑफ इक्विपमेंट पर अगर कोई लॉस हुआ, अब आप कहेंगे मैम इसे क्यों ऐड कर रहे हैं। सेल ऑफ इक्विपमेंट कम्स अंडर विच एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। व्हाई आर यू टेकिंग इट फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी देन, उसमें आप इसको ऐड कर देंगे, फाइन। तो यहाँ पर ये कितना बन गया 45,000, 50,000, 55,000। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर इसको आगे बढ़ाना है, तो 55,000 रुपीज आपके यहाँ पर ऐड कर दिए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल आपको पता है वो फाइनेंस, वो पैसा जो मुझे पूरे ऑपरेशंस कंप्लीट करने में लगता है, रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर कर, प्रोसेसिंग कर कर, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर कर, सेल कर कर। अगर मैंने उधार पर बेचा है तो कैश भी रिसीव करूंगी मैं, राइट। तब मेरी एक ऑपरेटिंग साइकिल खत्म होती है और उसमें जो मुझे फाइनेंसेस की जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी, वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अब उसमें जो चेंजेस हुए, अगर मेरे ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हुए, मेरे ट्रेड पेबल्स डिक्रीज कब होंगे, मेरे पास 10,000 का उधार था, ये कम कब होगा, जब मैंने 5,000 रुपए पे कर दिए लेटस से, तो मेरे पास में अब 10,000 रुपए से केवल 5,000 रुपए का उधार रह गया। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या है कि आई हैव ऑलरेडी पेड सम अमाउंट, और जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी पॉकेट से पेमेंट जा रही है, कैश आउटफ्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पर डिक्रीज जो हुआ ट्रेड पेबल्स में, मीनिंग आउटफ्लो हुआ, और आउटफ्लो को हम माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट हमने ऐड कर लिया था अलग से, यहाँ पर लाइबिलिटीज में जो डाला हुआ था, अब हमारे पास में रेंट अभी तक तो पे करा नहीं है, तो ये हमारे पास में ऐड हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्रीज हुआ, ट्रेड रिसीवेबल्स में मुझे कोई 10,000 रुपए देने वाला था, अब मुझे कोई 15,000 रुपए देने वाला है। इसका मतलब जो पहले मेरी तरफ से उधार गया था 10,000 का, अब वो 15,000 का हो गया। इतना पेमेंट अभी मुझे मिलेगा, इंक्रीज मेरा ट्रेड रिसीवेबल में तभी तो हुआ, तो यहाँ पर उसको हमने माइनस कर दिया। मेरी इन्वेंट्रीज में इंक्रीमेंट हुआ, मतलब अगेन कैश मैंने पे करा तभी तो रॉ मटेरियल खरीदा, तो मेरी इन्वेंट्री में अगर इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कि रॉ मटेरियल 10 किलो अगर मैं यहाँ पर कॉटन लेकर आई, तो वो 10 किलो के लिए मैंने पेमेंट करी होगी कैश में। सो इन्वेंट्री में से जब हमारा गया तो पेमेंट हुई, पेमेंट एक आउटफ्लो एक्टिविटी है, माइनस कर दिया। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें यहाँ पर इतना अमाउंट मिला। ये सब ऐड करने के बाद में मेरे पास 3,25,000 की अमाउंट आई। सो यहाँ पर मेरे पास 3,25,000 बने जब मैंने इन सबको ऐड करा। ऐड कर 3,25,000 में पेबल्स मेरे कम हुए, मतलब मैंने किसी को पेमेंट करी, 5,000 कम हो गए, 3,20,000। फिर मेरे पास में जो आउटस्टैंडिंग रेंट था उसको मैंने ऐड कर दिया, एज मैंने उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस की तरह दिखाया हुआ था। तो क्योंकि मेरे हाथ से एक्चुअल में तो कोई पैसा गया नहीं है, तो मैंने उसको ऐड कर दिया। मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब है यहाँ पर अगेन मेरा एक तरीके का आउटफ्लो ही हुआ है। अभी मेरे एसेट्स जो है, ठीक है, मेरे पास में कैश तो आया नहीं है, तो इसको मैंने डिक्रीज कर दिया। इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, मतलब मैंने कैश पेमेंट करी होगी, तो यहाँ पर उसको हमने क्या किया, अगेन आउटफ्लो में लेकर चले गए। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास में आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2,02,000 आया। अब यहाँ पर कुछ टैक्सेस हमने पे करे हैं। टैक्सेस जब मैंने पे करे तो टैक्सेस मेरे पास में यहाँ पर 2,000 रुपए में पे हुए हैं। कितने टैक्सेस पे किए ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इतना इतना नंबर्स हैं, प्लस माइनस करना आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो टैक्स पे करा मैंने वो तो ऑफ कोर्स कैश आउटफ्लो हुआ, वो 30,000 का कर दिया।
फाइन। तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल आए, जिसमें से ये नंबर मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ओवरऑल कैश इनफ्लो हुआ, और जो नेट कैश फ्लो हुआ वो इनफ्लो में आया, पॉजिटिव है, तो कैश इनफ्लोज मुझे मिल गए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। नाउ ये था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वी विल टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वी आर बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, राइट। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने सेल करी इक्विपमेंट की, हमने न्यू इक्विपमेंट को परचेज करा, हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर परचेज करी। तो ये सब मेरे लिए क्या हो गया, अगर मैंने सेल करा तो सेल करने से तो पैसा मेरे पास आया, इनफ्लो हुआ। अगर न्यू इक्विपमेंट खरीदा तो मेरे पास से कैश गया। अगर इन्वेस्टमेंट करी तो इन्वेस्टमेंट में भी पैसा तो मैंने दिया ही होगा ना। अगर मैंने स्टॉक्स खरीदे लेटस से, तो मैंने शेयर्स खरीदे हैं लेकिन उसके लिए पेमेंट करी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम इनको ऐड कर रहे हैं, किस किस को लेकर चल रहे हैं, अब हम केवल इसको लेकर चल रहे हैं। तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी यहीं तक थी, ठीक है। तो 30 और यहाँ पर 30,000 हमारे पास क्या हुआ, 30,000 हमारे पास इनफ्लो हुआ, रेस्ट अमाउंट हमारे पास आउटफ्लो हुई, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, तो 1,80,000 में से 30,000 हमने माइनस कर दिए, कैश आउटफ्लो हमें मिल रहा है अभी। अब आगे बढ़ते हैं। अब कैश फ्लो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से देखो, तो फाइनेंसिंग में हमने या तो शेयर्स इशू करे होंगे, या तो हमने यहाँ पर कोई डेट लिया होगा। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 2 लाख का, रीपेमेंट करी बैंक लोन की, मतलब हमारे पास से कैश आउटफ्लो हुआ, यहाँ पर इनफ्लो हुआ। फिर पेमेंट करना डिविडेंड का, तो इसमें भी हमारे पास में कैश आउटफ्लो हुआ। तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख में से 1 लाख गए, 1 लाख रुपीस हमारे पास आ गए, तो ये इनफ्लो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देख लेते हैं कितना होगा। अभी तक हमें इतना पता चला कि कितना अमाउंट हमारे पास था, अब हमें नेट निकालना है। तो आपके पास में क्या क्या अमाउंट्स आई हुई थी वो देखो एक बारी, और इनको यहाँ पर आपको फिर लेकर चलना है। एक सेकेंड रुको। अब देखना है, यहाँ पर आप देखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपके पास में 1 लाख रुपीस, यहाँ पर सी है आपका, ठीक है। और आपके पास में बी कितना था, बी था आपका 1,50,000 और ए था आपके पास में 1,70,000। बी आपका कैसा था, माइनस में, तो 1,70,000 माइनस 1,50,000, तो ये आपका कितना आ गया 22,000। 22,000 पॉजिटिव प्लस यहाँ पर 1 लाख रुपीस आपके और आ गए, तो 1,22,000 बन गए। और आपके पास जो कैश या कैश इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट थे वो 2,05,000 थे, तो आपने इनको कैश को ऐड कर दिया, तो आपके पास 3,27,000 रुपीज इनफ्लो रहा, इन हैंड कैश रहा। आगे समझ में, इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ पर इक्विपमेंट अकाउंट में हम देखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर जनरल एंट्री जो आपकी होती है वो आपका कितना है 2 लाख रुपीस का, और डेप्रिसिएशन आपका 15,000 का लगा था, बैंक अकाउंट में 30,000, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के 5,000 लॉस हुआ आपको सेल करने पर अपने इक्विपमेंट को, और बैलेंस कैरीड डाउन आपका कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो इसको आप अपना यहाँ पर लेकर चलोगे, डेबिट और जनरल एंट्रीज आपकी बन जाएंगी। दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट जितना आपका यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, देखो ये ना इक्विपमेंट का अलग से दे रखा है उन्होंने कि भाई इसको हमने बेचा, इस पर डेप्रिसिएशन लगा, बैंक में इतने पैसे हमारे जो है कि क्रेडिट हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो सारी चीजें अब एग्जाम में इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये एग्जाम आपका पहले वाला होता 2022 वाला तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते थे, बट अब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर। सो यहाँ पर बोल रहे हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो हमारे हेल्ड किए हमने फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट्स। एक इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई कर रही है एज अ कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज अ शॉर्ट मैच्योरिटी ऑफ से और डैश लेस देन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो आपको यहाँ पर बताना है
कि आपके लिए कैश इक्विवेलेंट जो होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग किस डेफिनेशन के अंडर फिट हो रहा होता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंडर कोई भी इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई करती है एज अ कैश इक्विवेलेंट जब इसके पास एक शॉर्ट मैच्योरिटी 3 महीने की या फिर आप इसको 90 दिन भी लिख सकते हैं या उससे कम है। तो यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट्स हम क्यों होल्ड कर रहे हैं, ताकि शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट्स को मीट कर पाए यहाँ पर रेदर देन हमारी इन्वेस्टमेंट या अदर पर्पसेस। तो ये रीडीली कन्वर्टेबल होने चाहिए, मतलब इनको हम अगर कन्वर्ट करने जाएं तो 50,000 का एसेट था मान लो, तो वो 50,000 से 45,000 का नहीं मिलना चाहिए, 50,000 में 50,000 या मैक्स टू मैक्स 49,500 रुपीज का मिल जाए, कोई सिग्निफिकेंट लॉस इन द वैल्यू नहीं हो रहा हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से मैंने आपको बता दिया है कि क्या होगा फॉर ए नॉन फाइन। जिन लोगों ने कोर्स वोर्स नहीं लिया है हमारा वो पॉज करके देख लेना इसको, ठीक है। कोई टेस्ट सीरीज अगर कहीं और से ली है आपने और हमारी वीडियो से पढ़ रहे हो इसको पॉज करके देख लेना। लेकिन अगर टेस्ट सीरीज ली है तो मिल जाएगी आपको फाइल, और अगर कहीं से टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो प्लीज कहीं से ले लो, हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, कहीं से भी ले सकते हो, आपकी विश है वो, मैं कुछ चीज वो नहीं कर रही। और ए नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाउ आर इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड क्लासिफाइड रिस्पेक्टिवली। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग रहता है। तो यहाँ पर अगर कोई नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके जो आइटम्स होते हैं वो यहाँ पर नेचर ऑफ अंडरलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इंटरेस्ट पेड जो है वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कैपिटल ऑब्टेन करने के लिए ही यहाँ पर डेट आपको केवल तभी मिलेगा जब आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो इंटरेस्ट आप लोन पर या डिबेंचर पर या बोरोइंग्स पर या बॉन्ड्स पर पे कर रहे हो। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आएगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर क्यों आएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड? क्योंकि यहाँ पर एक रिटर्न आपने जो इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, आपने कोई फिक्स डिपॉजिट खरीदा, तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो एक बार देख लो। दिस टेबल दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट राइट नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट नो अबाउट इट। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। अगर एक नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो क्या होगा, और एक नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो क्या होगा, तो एक एनएफ पे, यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, फाइनेंशियल एंटरप्राइज। तो इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक, और यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि मैं अगर एक बैंक हूं और मैं लोन दे रही हूँ तो इंटरेस्ट जो मुझे मिल रहा है वो तो मेरे डे टू डे ऑपरेशंस का ही पार्ट है ना, और इंटरेस्ट जो मुझे पे करना पड़ रहा है वो भी, और जो इंटरेस्ट रिसीव कर रही हूँ वो भी। यहाँ पर भी अगेन हमारे पास में इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ वो इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं तो हमने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करे होंगे तभी डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ऐसे में तो यहाँ पर ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, एंटरप्राइजेस बोल लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एक फैक्ट्री ले लो एग्जाम्पल में और यहाँ एक बैंक दिमाग में रखो ताकि आसान हो समझना। अब यहाँ पर डिविडेंड रिसीव आपने करा तो अगेन इन्वेस्टमेंट करी तभी तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा था, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का हिस्सा होगी। और यहाँ पर ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि जो डिविडेंड आप रिसीव कर रहे हो वो अगेन यहाँ पर क्यों रिसीव कर रहे हो, क्योंकि आपने किसी कंपनी के शेयर्स में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की होगी, और ये भी बैंक के ऑपरेशंस का हिस्सा हो सकता है। जैसे मान लो कोई ट्रेडिंग कंपनी है जो शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करती है, तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, तो यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही हिस्सा मानी जाएगी। तो अगर कोई बैंक है तो लैंडिंग, बोरोइंग, ये सब क्या कोर बिजनेस ऑपरेशंस है। इंटरेस्ट फ्लो अगर यहाँ से होगा तो उनके डेली ऑपरेशन का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो बोरोइंग एक वे है कि किस तरह से अपने बिजनेसेस को फंड किया जाए,
और जो एक्स्ट्रा पैसा है इन्वेस्ट कर दोगे उसको सरप्लस को यहाँ पर, तो वो एक सेकेंडरी यूज ऑफ फंड हो गया जिसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आपको दिखा रखा है, इसमें पढ़ लेना वरना मैंने आपको दोनों बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, अब ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि फॉर अ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस दोनों भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर भी कि कंपनी इसको कैसे ले रही है, इन्वेस्टिंग में लेगी या फिर फाइनेंसिंग में। अब बहुत सारे लोग गूगल करने जाएंगे तो जो चीज मैंने आपको बोली है वही गूगल भी आपको बोलेगा। ठीक है, चलो, which of the following transactions will result in an inflow of cash? इनफ्लो का मतलब पैसा मेरे पास आया। पैसा मेरे पास कब कब आ सकता है, या तो मैं उधार लूं या तो मैं कोई सामान बेचूं, है ना, तभी तो मेरे पास इनफ्लो होगा। तो हमारे पास में कैश अगर हमने विड्रॉ करा बैंक से फॉर ऑफिस यूज, तो ये तो मेरा ही बैंक का अमाउंट था। इसको हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मीनिंग यहाँ से अगर बैंक अकाउंट से कैश में या कैश में बैंक अकाउंट से किया तो ये काउंटर एंट्री की तरह जाती है जिसका कोई हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं हो रहा। तो इसको हमें अपनी स्टेटमेंट्स में कुछ इस तरह दिखाना होता है। बोनस शेयर्स आपने इशू करे, क्या इसके लिए आपको कोई कैश मिला, नहीं मिला। कन्वर्जन किया डिबेंचर्स का इक्विटी शेयर्स में, कोई कैश मिला, नहीं मिला। सेल करा करेंट इन्वेस्टमेंट को, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कंसीडर किया इसको एज कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर करेंट इन्वेस्टमेंट कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी थी, उसको अगर आपने किया तो यहाँ पर कोई फ्लो नहीं हो रहा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारी कैश इक्विवेलेंट्स मानी जाती हैं और इनको हम अगर बेच रहे हैं तो एसेट कैटेगरी जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी। दैट्स इट। ओके, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरे पास में कुछ पैसा रिसीव होगा तो ये हमारा किसके अंडर आ जाता है, ये हमारा आ जाएगा इनफ्लो के अंडर। आ गया समझ में। तो अगर मान लो यहाँ पर किसी ने फिक्स्ड एसेट बेचा तो इनफ्लो होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगी। अगर आपने इन्वेंट्री खरीदी, आउटफ्लो होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपने डिबेंचर्स को यहाँ पर रिडीम करा, ठीक है, तो आपके पास में ये एक आउटफ्लो होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कहलाएगा। मतलब आपने कोई डिबेंचर इशू किया था, अब आप उसको रिडीम कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो जिससे भी आपने लिया था इन्वेस्टर को। और अगर कैश आपने डिपॉजिट किया बैंक में तो मूवमेंट विद इन कैश इक्विवेलेंट्स हो रही है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और कैश इक्विवेलेंट को हम कंसीडर यहाँ भी नहीं करें, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट इन्होंने बोला है कि कैश इक्विवेलेंट हम लेकर चल रहे थे। चलो आगे आ जाते हैं। Under the indirect method, which of the following items is deducted from the net profit before tax to arrive at operating profit before working capital changes? Depreciation on fixed assets add होगा वापस, नॉन कैश एक्सपेंस था। लॉस अगर होता है सेल ऑफ फर्नीचर पर ऐड होगा, प्रॉफिट होता तो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन किया, अमोर्टाइजेशन अगेन डेप्रिसिएशन की तरह है, वापस ऐड हो जाएगा। जो प्रोविजनिंग की अगेन उसको भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में आंसर क्या होगा, आपके पास में आंसर होगा क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। समझ में आ गया। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो प्रॉफिट होते हैं वो हमारे पास में फ्रॉम सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। और ये जो प्रॉफिट था ये हमने नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी ऐड कर लिया था, लेकिन एक्चुअल में तो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसमें कोई भी कैश रिसीव नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हमें ट्रू प्रॉफिट पता करना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि ओरिजिनली ये एक एडिशन था नेट प्रॉफिट में, हमने इसको ऐड किया हुआ था, इसीलिए हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास में करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। समरी रूल क्या है इसका समझ में आया थोड़ा सा। देखो यहाँ पर हमारे पास में जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इनकम्स या अगर कोई गेन हो रहा है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, तो वो हम क्या कर रहे हैं, उनको हम डिडक्ट कर रहे हैं। और ऐड किसको करते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर हुए। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। हाउ शुड बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट बी क्लासिफाइड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3?
वर्किंग कैपिटल में तो यूज होते हैं ये दोनों चीजें, राइट। तो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट हमारे लिए शॉर्ट टर्म की बोरोइंग हो गई, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो होती हैं वो एक इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं हमारे बैलेंस में। तो यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आएगा। सोर्स ऑफ कैपिटल हमारे पास में बैंक हो गया, राइट, जिससे कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं। मैंने बताया था जब हम भी डेट लेते हैं या तो हम अपने शेयर्स को इश्यू करते हैं, इक्विटीज को, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा। तो बोरोइंग नेचर हमारी कैसी है, मनी हम बैंक को ओ करते हैं तो सेम कैटेगरी में आ जाएगा। जब हम डिवेंचर्स इश्यू करते हैं या एक लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, बस ये शॉर्ट टर्म में आएगी। और यहाँ पर हमारे पास में इंक्रीज होगा अगर बैंक ड्राफ्ट में, तो कैश इनफ्लो की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। और अगर यहाँ पर हम अपना पेमेंट कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, तो वो कैश आउटफ्लो की तरह जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अच्छा, इंड AS 7 होता तो ये कैश है, कैश इक्विवेलेंट में आती। इंड AS 7 आपका किसके बारे में बात करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में ही बात करता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, और इंड AS 7 बोलता है कि इंटीग्रल पार्ट है एंटिटी के कैश मैनेजमेंट का। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं। सो गाइज यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई, मैंने ना ये क्वेश्चन 2-3 बार सॉल्व किया, मुझे आंसर नहीं मिल रहा था। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि यहाँ पर एक जीरो ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो हमें कम करनी है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो ये 2-3 बार रिकॉर्डिंग कर मैं सोच रही हूँ मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। एनीवेज, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमारे पास में यहाँ पर खुद से पहले वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर मैं अपना सोल्यूशन बता रही हूँ इतने। ओके, अगर ऐसा नहीं करोगे एग्जाम में, मैं तो नहीं आने वाली बताने, मैं आ भी नहीं सकती चाह कर भी। चलो 100,000 यहाँ पर आपका क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। डेप्रिसिएशन यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंस है, तो 20,000 रुपए हमारे ऐड हो गए। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आपका यहाँ पर हुआ, मतलब एक्चुअल में तो पैसा नहीं आया, एक्चुअल में तो कोई कैश नहीं आया, तो इसको हमने जो ऐड किया होगा उसको माइनस करना पड़ेगा 10,000 से। डिक्रीज हुआ मेरे ट्रेड पेबल्स में, मतलब मैंने किसी के पैसे वापस किए होंगे, तो यहाँ पर आउटफ्लो हुआ होगा, तो माइनस करेंगे 50,000 नहीं 5,000 से करेंगे, वही गड़बड़ करी थी बार बार, 5,000 से, ठीक है। फिर इंक्रीज होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस में, तो अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैंने प्रीमियम वगैरह पे कर दिया पहले से, और अगर पहले से कोई अमाउंट पे कर दी तो अगेन मेरा कैश आउटफ्लो हुआ, तो ये हो गया 2,000 रुपीज से। तो यहाँ पर 2, 7 और 17, राइट, तो ये हमारे पास हो गया, 20 में से 7 गए तो 17 गए तो 3, 1,03,000 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको एक बारी चेक कर लेना, ये मैंने आपके लिए पहले से ऐड कर दिया था ताकि आप इसको देख पाओ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कंपनी है जो कि कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, ओके, अब यहाँ पर किससे रिगार्डिंग दे रही है, उसने क्या प्रोविजंस बनाए हैं टैक्स के लिए। प्रोविजन का मतलब है मैंने पैसा दिया नहीं है किसी को भी, टैक्स पे नहीं करे हैं, अलग से पैसा बचा के रख लिया कि टैक्स पे करने पड़ेंगे। ओपनिंग बैलेंस जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल में इतना था, क्लोजिंग बैलेंस 70,000, टैक्स हमने जो पूरे साल में पे करे वो 40,000 है। What amount will be added to the net profit for provision made and what amount will be deducted as tax paid in operating activities? So यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि हमारे पास में जो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट में जो टैक्स प्रोविजनिंग हमने की वो कितनी थी, और वो तो हमें क्या करनी होती है, ऐड करनी होती है। और जो टैक्स हमने पे करा वो हमारा आउटफ्लो हो गया रियल में, उसको हमें माइनस करना होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि बैंक अकाउंट में हमारे पास से कितना अमाउंट जो था वो हमारे बैंक अकाउंट से गया। तो बैंक अकाउंट से पैसा अगर जा रहा है तो क्रेडिट होगा हमारी बुक में, बैंक की बुक में क्या होगा वो रहने दो, हमारी बुक से तो क्रेडिट होगा, है ना। बैंक अकाउंट अगर मेरे what comes debit, what comes in, credit what goes out, तो money is going out, so I have to credit it कितने रुपीज से, 40,000 रुपीज से, क्यों, इतना टैक्स पे करा है। नाउ हमारे पास में जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस था वो कैरी डाउन किया जाता है, और कैरी डाउन बैलेंस को हमें क्रेडिट साइड में शो करना है। तो ये हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास में 70,000। इसकी एंट्री कैसे बनेगी, बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक है,
इसको हमने क्रेडिट में लिया 70,000, तो मेरे पास टोटल कितना बना 1 लाख रुपीज यहाँ पर बन गया। तो अब हमारे पास में यहाँ पर डेबिट साइड कौन सी एंट्रीज बनेंगी, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग में कितना था 50,000 था, राइट। जब हम अपना ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड बनेगा, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा कितना है 50,000 है। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैंने प्रोविजनिंग की है वो मुझे निकालनी है, तो प्रोविजनिंग कितनी होनी चाहिए, क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट साइड। डेबिट साइड में मेरे पास में अभी केवल 50,000 है प्लस एक्स, और क्रेडिट साइड में कितना है 40,000 और 70,000 1,10,000, तो 1,10,000 यहाँ पर हमारे हो गए, इसको इस साइड ले गए तो हमारे पास एक्स आ गया 60,000। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारी रही उसमें हमारी जो प्रोविजनिंग बनेगी वो 60,000 की बनेगी। आया समझ में कैसे हुआ, देखो यहाँ पर आपको दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने तरीका बताया उससे आपको क्रेडिट एंट्री और डेबिट एंट्री भी आएगी। सो व्हेन अ न्यू ईयर स्टार्ट्स we have some opening stock. Let us talk about the debit side first. So we write here by balance brought down, हम उसको लेकर आए हैं पिछले साल वाले को इस साल, ठीक है। वो अमाउंट इन्होंने मुझे 50,000 दे रखी थी, वेरी नाइस, दे आर वेरी गुड पीपल। नाउ मुझे इन्होंने बोला कि प्रोविजनिंग बतानी है कितनी होगी, और प्रोविजनिंग यहाँ पर मेरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही निकल पाएगी, और यहाँ पर केवल हम प्रोविजन ऑफ टैक्सेस की बात करें और कुछ नहीं कर रहे तो वो हम यहाँ पर निकालेंगे। ये मुझे नहीं पता कितने अमाउंट से है, राइट। अब हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर होती है, ये तो आपको पता है। अगर ये आपको पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम कितना बैलेंस क्रेडिट यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में लेकर आए, उसको हम क्या करेंगे कैरीड डाउन में लिख देंगे। बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, सीडी इज क्रेडिट डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है जो शायद आई थिंक यहाँ पर 40,000 रुपीज आपको टैक्सेस आपने पे किए हैं और क्लोजिंग बैलेंस 70,000 है। चलो अच्छा हुआ, गलत हो जाता वरना 70,000 यहाँ पर ये अमाउंट आ गया, ठीक है। ये मेरी क्रेडिट एंट्री बन रही है अमाउंट। फिर मेरे पास में यहाँ पर जो टैक्सेस मैंने पे करे, तो टैक्सेस जो मैंने पे करे वो पैसा कहाँ से जाएगा, मेरे बैंक अकाउंट से जाएगा। वैसे ये एंट्री ऊपर आएगी बैंक अकाउंट वाली, क्योंकि पहले मैंने पेमेंट करी होगी ड्यूरिंग द ईयर, फिर मेरा क्रेडिट डाउन होगा बैलेंस, है ना। समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप लोग। क्रोनोलॉजी के बाद मेरे शेयर्स में इतना गंदा लॉस हुआ है, मुझे याद आ गई वो मीम आपकी। देखो छोड़ो वो सब, ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया होगा, ओवर द ईयर अपना कुछ टैक्सेस पे किए होंगे, तो हमारे पास में यहाँ पर बैंक अकाउंट से पैसा गया होगा। जब बैंक अकाउंट से पैसा गया तो हमारा लगा यहाँ पर रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा मेरे पास से गया, मेरे बैंक अकाउंट से गया, तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगी 40,000। फिर यहाँ पर हमारे पास में बैलेंस कैरीड डाउन कितना होगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया 31 ऑफ मार्च को, जो कि 70,000 हुआ। तो क्रेडिट साइड मेरी 1,10,000 आ गई। फिर मेरे पास में यहाँ पर 110,000, ये हमारे पास 50 के प्लस एक्स आई, तो क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट इसीलिए हम इसको निकाल लेंगे, 60,000 अमाउंट आ जाएगी। फाइन। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि व्हाट अमाउंट विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट। तो मैंने बोला कि जो प्रोविजन होता है उसको तो हमें कैश फ्लो में अगर निकालना है तो ऐड करना पड़ेगा, तो 60,000 को हम ऐड कर देंगे, और अमाउंट जो हमें डिडक्ट करनी पड़ेगी वो एज अ टैक्स पेड ये पूछ रहे हैं कितनी करनी होगी, तो वो 40,000 करनी होगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में 60,000 ऐड होगा, 40,000 डिडक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर परचेज किया गया मशीनरी को, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, परचेज किया मशीनरी को 500,000 में, ठीक है, 5 लाख की मशीनरी आई। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कॉस्ट थी इसकी 1 लाख की, और प्रॉफिट अर्न किया आपने 20,000 का, तो 1,20,000।
इंटरेस्ट जो आपने रिसीव किया इन्वेस्टमेंट पर वो था 30,000। जो डिविडेंड आपने पे किया वो था 50,000 और जो पेटेंट्स आपने परचेज किए वो थे 100,000 के। अब ये बोल रही हैं कि कैश फ्लो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना है। तो या तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं लिख रही हूं वैसे, या फिर इनफ्लो और आउटफ्लो की दो कैटेगरीज बना लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परचेज की अगर मैंने मशीनरी, आउटफ्लो एक्टिविटी माइनस इन्वेस्टमेंट अगर सेल की है 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, ऐड हो गया, इनफ्लो हुआ, पैसा आया हमारे पास, राइट। फिर इंटरेस्ट रिसीव करा हमने किसी इन्वेस्टमेंट पर, तो वो भी पेमेंट हमें मिली होगी। अगर हमने पेटेंट यहाँ पर परचेज किया है तो मेरी साइड से पैसा गया होगा। और इसके अलावा जो डिविडेंड हमने पे करा है, डिविडेंड हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्या है? एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सो वी आर नॉट टेकिंग इट इनटू कंसिडरेशन। समझ में आ गया कहां पर फंसाया आपको मैंने? तो यहाँ पर इसको आप लेकर नहीं चलोगे। अब आप इसको कर लो, कितना आना चाहिए आंसर आपका? तो यहाँ पर 1,20,000, 30,000, 1,50,000, 50,000 और माइनस 6 लाख आपके पास ये हो गया। तो टोटल आपके पास में आउटफ्लो होगा 4,50,000 का। फाइन, क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि जब हमने इन्वेस्टमेंट की बेचा तो एक्चुअल कैश हमारे पास में जो प्रॉफिट हमने अर्न किया, जो कैश हमने रिसीव किया था उस पर जो प्रॉफिट था, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव किया तो वो भी हमारे पास एक रिटर्न था हमारी इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टिंग इनफ्लो हो गया। पेटेंट या फिर हमारे पास जो मशीनरीज होती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, कैश आउटफ्लो होगा अगर इनको खरीदेंगे। और डिविडेंड को हम यहाँ पर लेकर नहीं चलते, वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जो हमारे शेयर्स हमने इशू किए उससे एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लेकर चलनी है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब नहीं ये बहुत लंबा क्वेश्चन दे देंगे आपको, इसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग सब दे देंगे, आपको खुद से फिल्टर करनी पड़ेगी कौन सी एक्टिविटी किससे रिलेटेड है। आगे समझ में क्वेश्चन में कैसे फंसाएंगे। इशू किए आपने इक्विटी शेयर्स 10% के प्रीमियम पर, 11 लाख रुपीस के यहाँ पर आपकी फेस वैल्यू थी और 10% लगा यहाँ पर आपका प्रीमियम। तो 11 लाख पर 10% का अगर प्रीमियम लग रहा है तो एक सेकेंड, फेस वैल्यू, अच्छा फेस वैल्यू 10 लाख थी तो यहाँ पर टोटल आपको 11 लाख मिला। अगर केवल 10 लाख आपको प्रीमियम दे रखा हो, सॉरी फेस वैल्यू दे रखी होती और 10% का प्रीमियम दे रखा होता तो आप इसे 11 लाख कर लेते। ओके चलो, अब यहाँ पर इसके बाद में रिडेम्पशन किया गया डिबेंचर्स का। तो हम अगर इशू करते हैं शेयर्स को तो पेमेंट इनफ्लो आती है। अगर मैं डिबेंचर्स को यहाँ पर रिडीम कर रही हूँ, इसका मतलब जिसने मेरे डिबेंचर्स लिए होंगे, डिबेंचर्स क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर मुझे टाइमली पेमेंट रिसीव हुई होगी। जैसे अगर हमने कोई लोन लिया और सॉरी हमने यहाँ पर फिर इंटरेस्ट पे करा तो टाइमली पेमेंट हम करेंगे, रिसीव नहीं होगी, उल्टा बोल दिया मैंने। तो ये हमारे पास अगर हमने रिडीम करे, इसका मतलब जो इन्वेस्टर था जिसने हमें फेस वैल्यू यहाँ पर पे की होगी प्रिंसिपल के तौर पर, वो पैसा हमने उनका वापस कर दिया। तो ये हमारे पास से कितना गया, ये गया है 3 लाख रुपए का। ठीक है, 300,000 शेयर्स हमने इशू किए थे तो पैसा आया, यहां से गया। इंटरेस्ट हमने पे करा ऑन डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट जब हमने पे करा हमारे डिबेंचर्स के ऊपर तो वो हमारे पास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का? फाइनेंसिंग। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ये कैपिटल अवेल इसीलिए हो पा रहा है। तो इसको भी हम माइनस करेंगे, कैश मेरे हाथ से क्या होगा 50,000 रुपीज का। फिर अंडर राइटिंग कमीशन ऑन शेयर्स, जो बैंक यहाँ पर मुझे शेयर्स को इशू करने में हेल्प कर रहा है उसको मैंने कुछ कमीशन पे किया होगा, वो कमीशन यहाँ पर 20,000 रुपए का दिया है। ठीक है, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज होती है इस तरह की हमारे पास में बैंक होते हैं। तो अब कोटक सिक्योरिटीज, अब आप देखो इसमें क्या आंसर आएगा, 3,50,000 और 20 लाख, 3,70,000 रुपए हो गए हमारे आउटफ्लो, राइट। 3,70,000 11 लाख में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास 7,30,000 रुपए का इनफ्लो आएगा, पॉजिटिव में आएगा। समझ में आ गया? तो हमारे पास में जब शेयर्स हमने इशू किए तो कैश रिसीव हुआ होगा, वो हमने ऐड करा,
जब हमने रिडीम करे डिबेंचर्स को तो रीपेमेंट करी डेट कैपिटल की, वो हमने माइनस कर दिया क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ। इंटरेस्ट हमारे पास में अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो इंटरेस्ट पेड हमारा फाइनेंसिंग आउटफ्लो कहलाएगा, और अंडरराइटिंग कमीशन जो हमने शेयर्स इशू करे उस बैंक का कमीशन पे करा तो आउटफ्लो होगा। सिंपल। चलो आगे आ जाते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत आसानी से समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस किसी मशीनरी के दे रखे हैं एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको यहाँ पर कितना होगा, फिर यहाँ पर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग में दे रखा है। अब ये बोल रहे हैं उस साल जिस साल हमने इस मशीन को बेचा है, ये मशीन आपकी जो कॉस्ट थी मशीन की वो कितनी थी, 1 लाख रुपीज। जो इस पर डेप्रिसिएशन लगा, एक सेकंड, 1 लाख ऐसे ही लिख लेते हैं, एक सेकंड रुको, इसको साफ साफ लिखेंगे। हाँ, कॉस्ट ऑफ मशीनरी आपके पास कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी आपके पास 100,000 है। फाइन। इसके बाद में यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 है। फाइन। तो हमारे पास में जो बुक वैल्यू होती मशीन की वो कितनी बन जाती है, 40,000 बन जाती है। मशीन कितने में बेची है, 50,000 में बेची है। कितने का प्रॉफिट हो गया हमें ओवरऑल, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ, दो तरह के अकाउंट्स बनाने हैं अब आपको। वो दो तरह के अकाउंट्स किस किस चीज के हैं, एक है आपके, पहले तो सबसे पहले लेकर चलेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। तो अब आपके पास में यहाँ पर कुछ डेटा है, डेटा कुछ ऐसा है कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग के टाइम पर है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग के टाइम पर 2 लाख रुपए का है और क्लोजिंग के टाइम पर 2,50,000 का है। एंड यहाँ पर जब आप एक्यूमुलेटेड देखोगे, ये तो क्लोजिंग के टाइम पर है और ड्यूरिंग द ईयर आपका 60,000 का डेप्रिसिएशन था। फाइन। अब क्या करोगे आप, अब सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालोगे। तो ओपनिंग अमाउंट कितनी है, 2 लाख रुपए है। 2 लाख में से जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने बेचा वो 60,000 का सेल कर दिया, तो यहाँ पर 1,40,000 रुपए बचे। अभी केवल डेप्रिसिएशन सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद में जो क्लोजिंग एडी दे रखा है वो 2,50,000 का दे रखा है। 2,50,000 का डेप्रिसिएशन था क्लोजिंग टाइम पर और पूरे साल के लिए ये 1,10,000 का हमारे पास निकल कर आया फॉर द ईयर। ठीक है, कैसे निकल कर आया, यहाँ पर 2,50,000 में से 1,40,000 को माइनस कर कर। ठीक, अब ये हमारे पास 1,10,000 का डेप्रिसिएशन निकल कर आया। अब क्या करोगे, अब बनाओगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कैसे बनना है, सबसे पहले आप जाओगे अपनी कौन सी साइड में लेकर आओगे, सबसे पहले आ जाते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में बैलेंस जो ब्रॉट डाउन किया था आपने, ब्रॉट डाउन किया है 8 लाख रुपए का। फिर परचेज कितने की थी मशीन, क्या वो कहीं पर भी दे रखा है, देखो एक बार डेटा देखो, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग क्लोजिंग में मशीन की कॉस्ट कितनी है उस साल में वो दे रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मशीन खरीदी कितने की वो नहीं दे रखी, वो हमें निकालनी है। फाइन, ये हो गई डेबिट साइड। अब आ जाओ क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में मशीन जो सेल की आपने, मशीन जो आपने बेची है, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, मशीन एक्चुअल में तो 1 लाख रुपए की थी ना, कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड 1 लाख रुपीज। बैलेंस कितना कैरी डाउन करा आपने, बैलेंस कैरी डाउन करा आपने 9,50,000 का। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो गया क्रेडिट साइड में, 10,50,000। अब डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर होती है, तो 8 लाख प्लस एक्स इज इक्वल टू 10,50,000। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, 2,50,000 का, है ना। तो वो हमारे पास क्या हो गई, मशीन की परचेज कॉस्ट हो गई। आ गया समझ में कैसे किया हमने यहाँ पर, तो हमने देखा कि कैश फ्लो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो मशीन हमने खरीदी वो 2,50,000 की थी और हमने यहाँ पर उसको बेचा कितने में, केवल 50,000 रुपए में बेचा है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। एक शॉर्टकट मेथड और सिखा दूं आपको, या इससे ही सॉल्व कर लोगे।
देखो यहाँ पर से भी आप देख सकते हो इसे सॉल्व कैसे किया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने देखा डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस कितना है, परचेज एक्स, सेल में कॉस्ट हमारी जो एसेट हमने सेल किया और क्लोजिंग बैलेंस, और दोनों को यहाँ पर इक्वल कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। तो मैम आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों निकाला और हमें ये क्यों बताया कि हमारे पास में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है, अगर एग्जाम में थोड़ा टफ क्वेश्चन कर वो आ गया तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है। ओके, तो दोनों तरीके हैं यहाँ पर। चलो, एक्स लिमिटेड एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, शेयर्स परचेज करती है वाई लिमिटेड के जिसकी वर्थ यहाँ पर 50 लाख रुपए है। हाउ विल एक्स लिमिटेड क्लासिफाई दिस इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी या कैश इक्विवेलेंट हो। तो बताओ यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपके पास में एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी है मतलब एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, और अगर वो शेयर्स को खरीद या बेच रही है तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास में जब इन्होंने शेयर्स खरीदे तो वो प्रिंसिपल रिवेन्यू और प्रोडक्ट यहाँ पर आपका प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी का हिस्सा बन गए, मीनिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अर्न करेंगे इनकम को एक पोर्टफोलियो अपना मैनेज कर तो जैसे फर्नीचर वाला यहाँ पर फर्नीचर खरीद कर और बेचकर उसको अपना पैसा कमाता है, वैसे ही हमारा म्यूचुअल फंड कंपनी कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये क्या बन गया, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन गया। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ आर टैक्सेस ऑन इनकम क्लासिफाइड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब आप टैक्सेस पे कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरीके से इनको दिखाना होगा। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक जनरल रूल फॉलो करना है लेकिन एक स्पेसिफिक एग्जाम्पशन के साथ में। जनरल रूल कहता है कि जो टैक्स ऑन इनकम है वो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होते हैं, क्योंकि टैक्स यहाँ पर एक कॉन्सिक्वेंसेस है आपने जो प्रॉफिट मेकिंग की है उसका। लेकिन अगर टैक्स यहाँ पर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया किसी ट्रांजेक्शन से जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से या फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से हुआ, तो हमें उसको अकॉर्डिंगली लेकर जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैपिटल गेन टैक्स आपने पे करा, आपने शेयर्स खरीदे थे है ना, और शेयर्स खरीद कर बेच दिए तो आपको यहाँ पर कुछ प्रॉफिट अर्न हुआ शॉर्ट टर्म में, कैपिटल गेन टैक्स हुआ, तो यहाँ पर अगर टैक्स आपने तब पे किया है तो रिडेम्पशन हुआ शेयर्स का, शेयर्स आपने बेचे थे, या फिर टैक्स आपको डिविडेंड पर मिल रहा है जो आपने डिविडेंड यहाँ पर कलेक्ट करा, तो वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं। और इन्वेस्टिंग में कैसे बनेंगे, अगर आपने कोई यहाँ पर मशीन बेची या कोई अपने जमीन बेची जो पीपीई का हिस्सा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आ गए। ठीक है, तो ये पूछ रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट में टैक्सेस आप कैसे लेकर चलोगे। तो इवन दो यहाँ पर ये ऑपरेटिंग होती हैं, दे आर डिस्क्लोज सेपरेटली, तो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में भी होते हैं, सो यू हैव टू डिस्क्लोज देम। अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो जो टैक्स पेड होते हैं वो हम एकदम लास्ट में यहाँ पर डिडक्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन से। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस वगैरह हमने यहाँ पर एडजस्ट करे, उसके बाद टैक्सेस को लेकर जाते हैं एकदम लास्ट में, तो जो अमाउंट डिडक्टेड है वो एक्चुअल टैक्स पेड हमारी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर दैट इज ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, या फिर हमारे पास में अब 2026 चल रहा है, कुछ भी ले लो, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखो आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारे पास में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है जिसमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ एक्चुअल कैश फ्लो की भी थोड़ी सी हमें डिस्कशन करनी होती है। तो प्रपोज डिविडेंड जो होता है उसको हम अभी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द करेंट ईयर में। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक लीगल लाइबिलिटी तभी बनेगी जब एनुअल जनरल मीटिंग में हमारे शेयर होल्डर्स इसको अनाउंस कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, और ये फाइनेंशियल ईयर एंड में होती है। कोई भी कैश फ्लो यहाँ पर तब तक नहीं होगा जब तक कि आप एक्चुअल में डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो, तो क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट केवल इनफ्लो और आउटफ्लो जो एक्चुअल कैश मूवमेंट हुई उन्हीं को रिकॉर्ड करता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग जो प्रपोज डिविडेंड्स है वो अब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज अ लाइबिलिटी नहीं प्रपोज करते, उनको केवल नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं। तो आपको याद होगा
मैंने नोट्स टू अकाउंट में आपको दिखाया भी था जब एकदम शुरुआत में हमने लेक्चर शुरू किया था। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाए तो इनको ध्यान से देखना है। प्रपोज डिविडेंड है तो इग्नोर कर दोगे। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होता तो उसको आप नेट प्रॉफिट में ऐड करते और फाइनेंसिंग में डिडक्ट कर देते। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक अर्थक्वेक ने डिस्ट्रॉय कर दिया एक मेजर फैक्ट्री को, इंश्योरेंस ने यहाँ पर 20 लाख का क्लेम हमें दिया। अब इसे कैसे दिखाएंगे? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अगर इंश्योरेंस क्लेम्स जो होते हैं वो हमारे यूजुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा होते हैं अगर इन्वेंट्री या फिर बिजनेस को इंटरप्ट कर रहे हैं। बट हियर द सिचुएशन इज लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पर हमारा एक फिक्स्ड एसेट था जो कि क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, एक पूरी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया है, मीनिंग मेरी जो मशीनरीज वगैरह हैं वो खराब हुई होंगी, फिक्स्ड एसेट खराब हुआ होगा। और फिक्स्ड एसेट्स और ये सब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं, तो इसको हम इन्वेस्टिंग इनफ्लो में लेकर जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग। ऐसा नहीं है कि बार बार अर्थक्वेक आता ही रहेगा और मशीन को या फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं है, इनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है ताकि यूजर समझ पाए कि इनका इम्पैक्ट कंपनी के कैश फ्लो पर किस तरह से पड़ा है। ओके, तो कुछ यहाँ पर याद रखना चीजें। अगर इंश्योरेंस क्लेम आप लेते, आपका लॉस ऑफ स्टॉक होता तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता, लॉस ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम आप फिक्स्ड एसेट जैसे कि आपकी फैक्ट्री के लिए ले रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। अगर पेमेंट की जाती इंश्योरेंस के थ्रू किसी लीगल उसके लिए लीगल सेटलमेंट हुआ या लॉ सूट हुई तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो हमारी कैसे जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ में। अगर यहाँ पर हमें अपनी किससे रिलेटेड होती है, स्टॉक से रिलेटेड, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं। हो लास्ट क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, डेटर्स आपको दे रखे हैं ओपनिंग में क्लोजिंग में, बिल रिसीवेबल आपको ओपनिंग में क्लोजिंग में, गुड्स रिटर्न यहाँ पर दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन। मैंने बताया था आपको ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज और डिक्रीज है ना, तो यहाँ पर अब आपको उसी चीज को इस अपने ओपनिंग क्लोजिंग से समझना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से अमाउंट याद कर लूं मैं। 500,000 50 40 रुको मैं लिखती जाऊंगी। नेट प्रॉफिट इन्होंने कितना दे रखा है, 500,000। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लेकर चलते हैं हम, सबसे पहले ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम्स, ऐड प्लस कैश ऐश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे है ना, और गुडविल्स की भी बात की गई थी। तो गुडविल्स हमने यहाँ पर क्या देखा कि गुडविल्स जो होते हैं वो आपके इंटेंजिबल एसेट के अंडर आते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे डेप्रिसिएशन 20,000 का है और गुडविल आपकी 10,000 की है, तो इनको ऐड कर दो, 20,000 और 10,000। फाइन, अब आगे क्या करोगे, इनको ऐड करा दोनों को। अब आगे देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट किससे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे डेटर्स में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। 50,000 के डेटर्स थे, मतलब पहले जो मुझसे लोग उधार सामान लेकर गए वो 50,000 का था। ट्रेड रिसीवेबल पहले 50,000 का था, अब 40,000 का है, मतलब डिक्रीज हुआ, मतलब 10,000 रुपए मुझे मिले, राइट। मुझे 10,000 रुपीज मिले होंगे तभी तो यहाँ पर ऐसा हुआ। पहले मुझे 50,000 रुपए मिलने थे किसी से, अब मुझे केवल 40,000 रुपए मिलने हैं, इसका मतलब 10,000 रुपए वो मुझे पे कर गए। तो ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर आपके पास में या तो ऐसा लिख लो कि डिक्रीज हो गए या डेटर्स डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीज इन डेटर्स, मेरी हैंडराइटिंग आई होप समझ आ रही होगी। डिक्रीज इन डेटर्स कितना हो गया, 10,000 रुपीज हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे,
ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10,000 रुपए मेरे पास इनफ्लो हुआ। फिर नेक्स्ट क्या है? बिल रिसीवेबल्स। ठीक है, तो बिल जो रिसीव करने थे मुझे, पहले 20,000 के थे, अब 25,000 के हैं। मतलब मुझसे कोई और ज्यादा 5,000 का उधार सामान ले गया। तो ऐसे में यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ? इंक्रीज हो गया ट्रेड रिसीवेबल में, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। और अगर इंक्रीज होता है ट्रेड रिसीवेबल में तो उसे हम माइनस करेंगे कितने हजार से? 5,000 से। फाइन। फिर हमें और क्या करना है? फिर हमें देखना है डेप्रिसिएशन। अच्छा सारा हो गया यहाँ पर कवर। तो अब यहाँ पर आप इसको लेकर चलो। तो 5 लाख रुपए थे, 5 लाख में 30,000 और ऐड हो गए, 5,30,000 और 10,000 और ऐड हो गए, 5,40,000, जिसमें से 5,000 रुपए आपके कम हो गए। तो ये आपका बन गया 5,40,000 में से 5,000 गए, 5,35,000। फाइन, समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमने क्या क्या करा है? हमने सबसे पहले तो डिक्रीज हुए हमारे डेटर्स में। तो जब डेटर्स डिक्रीज हुए इसका मतलब हमने कैश कलेक्ट करा, कैश इनफ्लो हुआ। जब बिल रिसीवेबल बढ़ गए इसका मतलब है कि हमारी जो सेल्स हैं वो तो बढ़ी हैं, लेकिन कैश हमें नहीं मिला। तो हमने जो प्रॉफिट हमने जो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था वो हमारे क्या हुआ? वो यहाँ पर ऑन बुक्स है, एक्चुअल कैश रिसीव नहीं हुआ, तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है। और ये मेरा ना गला बहुत खराब है, अभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो एक गोल्डन रूल याद कर लो। देखो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। डिक्रीज इन, अच्छे अच्छे साफ साफ राइटिंग में लिखती हूँ, रुको। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, increase in current liabilities, increase in increase, हाँ चलो ठीक है, increase in current assets और decrease in current liabilities। तो अगर current assets मेरे decrease होते हैं तो इनको ऐड करना है। अगर मेरी इंक्रीज होती है करंट लाइबिलिटीज में तो इनको ऐड करना है। और अगर मेरी इंक्रीज होती है करंट एसेट्स में तो उसको डिडक्ट करना है। अगर मेरी डिक्रीज होती है करंट लाइबिलिटीज में तो उसको डिडक्ट करना है। ठीक है। अब इसको एक टेबल की तरह याद कर लो, कब कब प्लस होगा वो याद कर लो, या तो जब करंट एसेट डिक्रीज होगा और जब इंक्रीज होगा करंट लाइबिलिटीज में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बहुत इजी वे में समझा दूं। होपफुली सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो ऑफ कोर्स कमेंट कर आप पूछ ही लेते हैं। ठीक है। एक दो कमेंट्स अभी पेंडिंग पड़े हैं, उनके रिप्लाईज में कर दूंगी। और कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ लेना। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऑल्सो यार गाइज प्लीज ना डू लेट पीपल नो अबाउट अवर चैनल एंड अवर थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर प्लीज मॉक टेस्ट भी लगाते रहना और कैसे स्कोर्स आ रहे हैं एटलीस्ट मुझे अपडेट रखो अपने स्कोर्स के बारे में। आई रियली डोंट केयर इफ आपने मेरे से परचेज नहीं किया ना टेस्ट सीरीज, लेकिन कहीं और से भी किया है तो भी आप बता सकते हो, इतना मैं माइंड नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा मैं आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही, ये मेरा नेचर नहीं है। तो आप बता सकते हो। ओके, चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।